Hello students, welcome back to Arud Academy, and in this video we will cover exercise 3.2 of 11th NCERT. In previous video exercise 3.1 हमने वहाँ पर एंगल्स के बारे में पढ़ा था और एंगल्स के बारे में हमने क्या सीखा, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव एंगल और दूसरा एंगल क्या होता है आपका नेगेटिव एंगल होता है। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव एंगल कब मिलता था, जब किसी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का रोटेशन, ये आपका इनिशियल साइड हो गया और ये टर्मिनल साइड हो गया, तो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में होता था, तो यहाँ पर जो एंगल बनता था वो पॉजिटिव थीटा बनता था। और वही अगर इनिशियल साइड अगर आपका ये है और टर्मिनल साइड ये वाला इस बार इधर रोटेट हो गया था, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया था, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती थी। ठीक है, ये सीखा। फिर हमने वहाँ पर एंगल का यूनिट पढ़ा। एंगल का यूनिट किस में, तीन सिस्टम में पढ़ा हमने। सबसे पहले किस में, इंग्लिश सिस्टम में, जिसमें कि एंगल को हम डिग्री में मेजर करते थे। फिर हमने सेंटेसिमल सिस्टम, जिसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, उसमें हमने एंगल को ग्रेड में मेजर किया था। और थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका सर्कुलर सिस्टम, जिसमें कि एंगल का यूनिट हम रेडियन लेते थे। और यहाँ से हमने एक रिलेशन भी डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन पढ़ा था। ग्रेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इस बुक में, तो डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन क्या था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अब इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे कि आपके पास जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, या जितने भी 6 टोटल 6t रेशियो है, उन सब पर हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या कॉसेक एक्स, ये आपका सेक एक्स एंड कॉट एक्स, तो ये सब आपके 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी आपका वही है। तो सेम सब में हम इसी तरह कर सकते हैं। तो ये सब आपके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसी पर बात करेंगे और साथ में इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करना सीखेंगे और साथ में इनके हम डोमेन और रेंज को निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को समझने के लिए हमें एक सर्कल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के कंसेप्ट जो है सर्कल से रिलेटेड है। और सर्कल भी हमने इसमें यहाँ पर एक ऐसा लिया है जिसकी सेंटर O है और ये जो सर्कल है यूनिट रेडियस का है, मतलब इसकी यहाँ से लेकर के ये जो रेडियस होगी वो यूनिट रेडियस होगी। तो हम पहले लिख लेते हैं कि लेट अ सर्कल विथ सेंटर O और इसकी रेडियस जो है हमने क्या ली है, रेडियस इस सर्कल की यानी R वो 1 यूनिट ली है। 1 यूनिट मतलब कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो, लेकिन ये 1 ही रहेगा। और अगर मैं बात ये करूं कि जैसे ये सेंटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपने क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीखा था कि ये एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, और ये दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। तो अगर इस सर्कल के सेंटर को कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन की तरह ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का फिगर बनता है। ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका यहाँ पर ओरिजिन हो गया। और अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ए, तो इस ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, क्योंकि हमको ये पता है कि ओ से ए तक यहाँ तक की पूरी लेंथ जो है आपकी वो 1 यूनिट के बराबर है। रेडियस हमने 1 लिया है, तो यहाँ पर जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x की वैल्यू लिखते हैं। तो ये अगर आपका x एक्सिस है तो यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये पॉइंट जो है सरकमफ्रेंस पे तो लाई कर ही रहा है, साथ में ये x एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, और x एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर y देख सकते हैं आप, यहाँ y 0 पे जा रहा है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस पॉइंट, इसको b नाम दे देते हैं अगर हम, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं। तो ये y एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये O से लेकर के B तक इस पूरे सर्कल का रेडियस है, और रेडियस हमने 1 लिया हुआ है, तो ये आपका 1 हो गया। सेम यहाँ पर आप पॉइंट C अगर इसको मानते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये C पॉइंट है, पहले x की वैल्यू कितनी है, तो ये पॉइंट जो C है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस भले 1 है, लेकिन ये
लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ आ रहा है। और वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होती है, ये हमें पता है 0 होती है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट डी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट डी लाई ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर है तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू तो देख रहे हैं y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में है, और O से लेकर के D तक एक तरह से रेडियस है ये, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आपने इस पूरे सर्कल में 4 पॉइंट का आपने कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अब ये पॉइंट तो सिर्फ वैसे पॉइंट हैं A B C D जो कि x एक्सिस और y एक्सिस पे आए हुए हैं। मान लेते हैं अगर सर्कल के किसी भी अदर एक्सिस के अलग कोई पॉइंट आता है, या हमको एक जनरल पॉइंट लिया, जैसे कि हम यहाँ पर मान लो एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पर इसका नाम हमने दे दिया P, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या A एंड B मान लेते हैं, हमें पता नहीं है। तो A और B, और इस यहाँ से पॉइंट से अगर मैं इसको ओरिजिन से मैच करूँ और इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूँ तो कुछ आपका इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से आपने मिला दिया और यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो मान लेते हैं इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट का नाम M हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ जैसे आपने देखा कि पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट है A है एंड B है, A एंड B मतलब क्या कि यहाँ से O से लेकर के M तक की वैल्यू कितनी है, लेट OM इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू है तो एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, A आ रही है। सेम उसी तरह अगर मैं यहाँ पर PM की बात करूँ तो ये PM जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर ये B वैल्यू माना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से ओरिजिन से इसकी वैल्यू B है, और यहाँ से यहाँ तक B है तो ये लेंथ भी आपकी क्या होगी, P से M तक ये वैल्यू भी B होगी। तो आपको ये पता चल गया इसकी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, A वैल्यू है इसकी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू A है। और इसके आगे अब हमें क्या करना है कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं A से लेकर के P तक एक आर्क बन रहा है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो x यूनिट है, A से P तक x यूनिट। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि लेट क्या है, AP जो है आपका आर्क है, आर्क AP, इसकी लेंथ हमने x यूनिट सपोज कर लिया। तो अगर इसका यूनिट यहाँ हमने x सपोज कर लिया तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंस थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये जो थीटा की वैल्यू निकलेगी रेडियन में निकलती है, वहीं से हमने फॉर्मूला निकाला था नंबर ऑफ रेडियन इन एंगल्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, आर्क, आर्क की लेंथ कितनी हमने ली है x, और रेडियस जो है वो तो हमें पहले से पता है कि रेडियस 1 है, यूनिट रेडियस का हमने सर्कल ही लिया था, तो थीटा की वैल्यू x रेडियन आ गई, यानी यहाँ पर आपका एंगल x रेडियन बन रहा है। तो रेडियन में आप ये साइन डालो या ना डालो तो बात बराबर है, क्योंकि ये रियल नंबर के ही बराबर होती है। अब यहाँ से ये एंगल आप भी आपको पता चल गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल मिल चुका है यहाँ पर, और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ट्रायंगल OMP, OMP। और इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ से एक लाइन है, एक लाइन यहाँ से है, और एक यहाँ से आपका ऐसे जा रहा है। तो अगर यहाँ पर सर्कल में जैसे ट्रायंगल बना है वही नाम देते हैं, यहाँ पर P है आपका, यहाँ पर M है, और ये आपका O है, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका X एंगल बना हुआ है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। और OM की वैल्यू आपको पता है ये कितनी है, A के बराबर है, PM की वैल्यू कितनी है, B है, और ये जो हाइपोटेनियस है यहाँ पर देख रहे हैं ये कितनी वैल्यू है, रेडियस ही है, तो ये 1 रहेगा, यानी ये 1 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पर हमारा एंगल कितना बना हुआ है इस ट्रायंगल में, x है, तो थीटा की जगह x आएगा। और बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू अब यहाँ पर देखिए हम ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में
जिस एंगल को लिया जाता है वो एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे हो उसे हम बेस कहते हैं। ये आपने 10th क्लास में सीखा था। और ये वाला फिर क्या बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये तो हर हालत में हाइपोटेनियस ही रहने वाला है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड राइट एंगल में हाइपोटेनियस होता है। तो cos x यहाँ पर बेस, अब बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, a है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 है। तो यानी फाइनली आपको यहाँ से क्या मिला, a इक्वल टू cos x। तो एक आपको ये मिला, ये जब आपने cos x की वैल्यू निकाली ट्रायंगल OMP में। अगर साइन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर एंगल कितना है हमारे पास, x है, तो इस थीटा के जगह पर आपका x आ जाएगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितनी आ रही है, b आ रही है, परपेंडिकुलर b, तो ये b आ गया। और नीचे में हाइपोटेनियस यानी रेडियस, इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू मिलेगी आपको, b इक्वल टू साइन एक्स, b इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये दो बातें जो मिली, तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि यार ये जो a और b पॉइंट था ये कोई भी जनरल पॉइंट था जो कि सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा था। और ये जो वैल्यू cos x sin x की वैल्यू जो इनके बराबर आई है, इसका मतलब क्या है कि जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, cos x को। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा वही x की वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। और अगर जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये 0 जो है वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, वही cos x की। लेकिन यहाँ पर cos x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आगे काम करेंगे। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि a बराबर cos x और b बराबर sin x, मतलब कि यहाँ पर ये जो दो पॉइंट आते हैं सर्कमफ्रेंस पर, किसी भी पॉइंट का जो दो कोऑर्डिनेट होता है, तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट, पहला वाला जो होता है यानी x की जो वैल्यू होती है वो cos x को रिप्रेजेंट करती है, और जो बाद वाली यानी y वाली वैल्यू आ रही है यहाँ पर जो हमने b लिया हुआ है, ये sin x को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट हमने a और b लिया था, तो हम इसको यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट ये भी लिख सकते हैं कि पहले जो है वो a बराबर cos x लिख दिया, a की वैल्यू cos x, और जो b आया है तो b की वैल्यू यहाँ पर हम sin x रख देंगे। और अब ये x की जो वैल्यू है ये एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर आ रहा है, तो जिस पॉइंट पे आएगा वहां से जितना एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ उतनी वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो cos x है ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो b की वैल्यू है ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट को। और यहाँ पर जो ये cos x है ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या, इसको नोट कर ले पहले, फिर हम आगे करते हैं। तो जैसा कि हमने क्या सीखा कि एनी पॉइंट ऑन सर्कल, कोई भी पॉइंट जो सर्कल पर आए, सर्कमफ्रेंस पे आए, P और AB, तो इसमें जो ये पहला वाला जो पॉइंट होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, cos x के बराबर होती है। दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो y को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू sin x के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे जो कि आपने 10th क्लास में भी प्रूव किया था। 10th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। और इसको प्रूफ कैसे किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर आपने किया था कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, p अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर किया। अब प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या रखा था आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर किया था। और यहाँ से उसके आगे क्या हुआ था कि ये तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका एच स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, पी स्क्वायर, और यहाँ पर आपको बी स्क्वायर मिलेगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये देखिए ये आपका जो है यहाँ पर एंगल बन रहा था, तो ये आपका b है, ये आपका p है, और ये आपका h है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि b स्क्वायर एंड p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग h स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में h स्क्वायर, तो ये कट के यहाँ पर 1 आ गया था जो कि LHS RHS के बराबर आ गया, ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग इसी आइडेंटिटी को या बाकी जितनी आइडेंटिटी है सबको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हम इसको लेते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर इन ट्राइंगल
ट्राइंगल OMP, और OMP में बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा कि OP का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, OM के स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि क्या है आपका PM स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो OP कितना है आपका 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और OM की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी दी गई है, A दी गई है, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा। और PM की वैल्यू यहाँ पर B दी गई है, तो ये B का स्क्वायर हो गया। और ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। A के जगह पर हम क्या cos x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या cos स्क्वायर x। और B के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x आपका क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो बाकी आइडेंटिटीज को आप भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं इस ग्राफ से। तो ये आ गया। अब इसके आगे हमें क्या सीखना है, अब हम देखते हैं क्या कि जैसे कि ये यहाँ पर ये टर्मिनल साइड था और ये वाला इनिशियल साइड था, ठीक है। एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमेशा इनिशियल साइड लेंगे फॉर स्टैंडर्ड एंगल अगर आपको मेजर करना है तो हमेशा एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है उसको एज ए इनिशियल साइड, और इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि ये वाला हो गया, ये टर्मिनल साइड हो गया, तो अब ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है P पे, या B पे हो सकता है, या C पे आ जाए, D पे आ जाए, A पर आ जाए, और रोटेट करता रहे, तो वो जिस जिस पॉइंट पे होगा तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनता रहेगा। जैसे कि अभी ये P पॉइंट पे तो इसका एंगल X बना हुआ है। क्या होता अगर ये OP ये टर्मिनल साइड ये X एक्सिस पर ही लाई करता, मतलब कि कोइंसाइड वही यहीं पर करता, ये OP लाइन इसी पे रहता। अगर OP ये लाइन अभी यहाँ पर है इस P पॉइंट पे, तो एंगल X है, और ये OP लाइन अगर इसी पर होता, इसी X एक्सिस को होता, तो एंगल यहाँ पर कितना होता, थीटा की वैल्यू 0 रेडियन होता। क्योंकि अगर एक लाइन ऐसे है और दूसरा भी लाइन अगर उसी पर है, जहाँ इनिशियल साइड है टर्मिनल साइड भी उसी पर है, जो कि हम कह रहे हैं कि OP इसी पर है, तो एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। अब एंगल यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जैसे कि यहाँ पर ये था, तो हमने यहाँ से cos x की वैल्यू A निकाली थी, cos x की वैल्यू A के बराबर थी, और sin x की वैल्यू B के बराबर थी। तो यही OP लाइन जब x एक्सिस पर ही रहता, तो यहाँ पर देखिए क्या होती, cos x की वैल्यू हम जान रहे हैं कितनी है, A होती है, और sin x की वैल्यू B होती है। कब, जब ये टर्मिनल साइड यहाँ पर होता है। तो अगर मैं पॉइंट A पर निकालूं, एट पॉइंट A, तो एट पॉइंट A पर थीटा की वैल्यू यानी x की वैल्यू, एंगल की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगी, cos 0 की वैल्यू। तो cos 0 की वैल्यू अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसी को यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ये जो पहला वाला वैल्यू है ये cos की वैल्यू होती है, और डिपेंड करता है कि ये अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इसका मतलब टर्मिनल साइड इसी पॉइंट पे होता है, और एंगल यहाँ 0 बनता है, और cos 0 की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 1 मिलती है, ठीक है। वही अगर आप sin 0 की वैल्यू निकालते एट पॉइंट A पर, तो sin 0 की वैल्यू अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं कि भाई sin 0 मतलब इस पॉइंट पे, यानी टर्मिनल जो है OP वाला जो लाइन है ये x एक्सिस पर ही है, तो वो कितनी वैल्यू दे रहा है हमको, 0 दे रहा है। उसी तरह बाकी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एट पॉइंट B पर बात करें अगर हम, कि एट पॉइंट B और B पॉइंट पे जो x की वैल्यू, अब x की वैल्यू मतलब कि अब ये जो OP लाइन है, ये जो टर्मिनल साइड है, अगर क्या होता है ये इस एक्सिस पे हो जाता, OB एक्सिस यानी ये y एक्सिस पे रहता, तो जब यहाँ पर आता तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है कितना 90 बन जाता है, यानी π/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू, एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती, 90 डिग्री, या रेडियन में अगर हम लिखना चाहें तो π/2 रेडियन। और यहाँ से आप देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू cos और sin की वैल्यू दी गई है। तो अगर मैं sin π/2 पर वैल्यू निकालूं, यानी sin 90 डिग्री पे वैल्यू निकालूं, या π/2 अब यूज करें हम लोग, रेडियन को अब ज़्यादा यूज करेंगे, तो sin π/2 की वैल्यू कितनी लगेगी, तो ये sin π/2 ये वाला आपका है 1, यानी 1 निकलता है। और सही भी बात है कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है,
ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बाकी आप इससे देख करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर आप cos पाई बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं यानी cos 90 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। ठीक है, नाउ एट पॉइंट सी पर अगर हम बात करें तो पॉइंट सी मतलब क्या, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, और इस बार जो है ये टर्मिनल साइड ये घूम करके यहाँ से यहाँ आ गया, यानी वाई एक्सिस से इस बार यहाँ रोटेट होके आ गया, यानी यहाँ पर है इस पर। तो इस बार एंगल कहाँ, और एंगल हमेशा इनिशियल साइड से मेजर करेंगे, तो यहाँ से ऐसे आएगा तो ऐसे बनेगा, क्योंकि इस बार ये मान के चल रहे हैं टर्मिनल साइड यहाँ पर आ गया है। तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एट पॉइंट सी एंगल की वैल्यू यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर है। और 180 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखें तो आप जानते हैं पाई रेडियन होता है। तो यहाँ से निकालिए कॉस पाई की वैल्यू और साइन पाई की वैल्यू। नहीं पता है तो यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहली ये वाली जो वैल्यू है पॉइंट सी यानी 180 पर, तो ये कॉस की वैल्यू है, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। पॉइंट डी पर बात करें, एट पॉइंट डी। अब डी पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ अब डी पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब क्या, ये जो ओपी टर्मिनल साइड था इस बार रोटेट होते 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 कहाँ पर आ चुका है, ये ओ डी पर आ चुका है। तो यानी क्या, इस बार और एंगल कितना बनेगा, तो यहीं से मेजर करेंगे और वो एंगल यहाँ पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 180 था, तो इसमें ऐड ये टोटल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो 180 में 90 ऐड कर देंगे तो एंगल आपको यहाँ पर कितना बन जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा आपका 270 डिग्री। और 270 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं, जो कि आप जानते हैं रेडियन में चेंज करने पे क्या उतना आएगा, 3 पाई बाय 2 रेडियन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेडियन में वैल्यू 3 पाई बाय 2 आया, और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं साइन और कॉस अलग अलग से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाय 2 एंड दूसरा आपका क्या, साइन 3 पाई बाय। तो और हालांकि आपने 9th क्लास में 90 तक ही पढ़ा था, और अब देखिए इस सर्कल वाले सिस्टम से आप 90 के बाद वाले भी सारे एंगल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो cos 3 पाई अपॉन 2 बराबर कितना होगा, तो ये cos की वैल्यू है, तो ये कितनी वैल्यू होगी, 0 होगा। और sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, -1 आ रही है। सेम उसी तरह अब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, डी आ गया और फिर से यहाँ ए पर आ गए, तो अगेन अगर दोबारा अब मान लीजिए कि ये जो ओपी लाइन था टर्मिनल साइड पहले यहाँ पर आया है, ओबी पे आया, वाई एक्सिस पे आया, फिर ये ओसी पे आया एक्स एक्सिस पे, फिर यहाँ पर आया और फिर फाइनली जाके यहीं चला जाएगा, तो कंप्लीट एक रोटेशन हो गया। और कंप्लीट एक रोटेशन हो गया तो यानी दोबारा जब घूम करके टर्मिनल साइड यहीं पर आ गया, लेकिन इस बार क्या है, ये यहाँ से खुलता जा रहा था और घूम करके ही आया, तो पूरा एंगल एक बना दिया कंप्लीट एंगल, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, या x कह सकते हैं इसको, x 360 के बराबर। और रेडियन में लिखें तो इसको हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एट पॉइंट ए अगेन थीटा ए की वैल्यू यानी इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 360 हो जाएगी। और जब पहले भी था थीटा पे 0 डिग्री भी था या 0 रेडियन भी था, तो जैसे जैसे रोटेट अब यहाँ जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से रोटेट होके ये जो टर्मिनल साइड है अब यहाँ पर आया और फिर से यहाँ आगे भी जा सकता है। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका कॉस, रेडियन में लिखते हैं कितना, 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू देखिए, ये पॉइंट तो फिक्स है, ये तो कहीं नहीं जा रहा, तो ये कॉस एक्स की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, 1 आ गई। और फिर से कॉस यहाँ पर कितने, सॉरी कॉस नहीं, साइन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अगेन, साइन 2 पाई की वैल्यू, तो साफ तौर पर पता चल रहा है यहाँ कितनी आ गई, 0 आ गई। तो क्या एंगल 2 पाई तक ही खत्म हो जाएगा, आगे होगा, बिल्कुल आगे हो सकता है। जैसे टर्मिनल साइड इस बार यहाँ आया तो फिर से घूम के टर्मिनल साइड अगर मान लीजिए फिर से यहाँ बी पे आया, तो इस बार क्या होगा, पहले तो ये पूरा 360 कंप्लीट किया है और एक बार ये फिर से यहाँ रोटेट हो गया, इस पे चला जाएगा। तो टोटल एंगल अब कितना बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक 360 था यानी 2 पाई था, और हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं, बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा अगर टर्मिनल साइड यहाँ पर आ गया तो कितना ऐड हो जाएगा, 2 पाई में हमने कितना ऐड किया है, पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री ऐड हुआ, ये 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 पाई अपॉन
टू वैल्यू आ गई। यानी यहाँ पर दोबारा से अगर जो एंगल बनेगा बी पॉइंट पे वो बनेगा कितना 5π/2 बनेगा। और अगर फिर से यहाँ पर अगर हम मान लो ये वाला टर्मिनल साइड अब जो है फिर से यहाँ पर आ गया तो यानी फिर से एक बार यहाँ पर आ जाएगा और इस बार कितना ऐड होगा तो यहाँ पर 5π/2 आया था यहाँ पर, अब फिर से ऐड होगा कितना तो कितना ये पूरा 90 डिग्री है तो यानी फिर से इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर टर्मिनल साइड के साथ दूसरे रोटेशन में, पहला रोटेशन कंप्लीट हो चुका है, अब ये दूसरा रोटेशन चल रहा है, ध्यान रहे। तो कितना मर्जी भी रोटेशन हो सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रोटेशन हो सकता है इस पर और उस तरह से एंगल भी इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना वैल्यू हो जाएगा ये इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि यहाँ पर होता तब एंगल कितना होता। तो थीटा की वैल्यू कितनी 5π/2 और इसमें हम लोग कितना ऐड कर देते π/2 ऐड कर देते। तो ये आपका कितना होता 5 and 1 6π/2 यानी ये 3π की वैल्यू हो जाती है। मतलब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 3π बनेगा, ठीक है। और फिर लेकिन देखिए एंगल चेंज होते रहेगा लेकिन इनका जो कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है ये तो क्या होगा, ये वही सेम ही रहने वाला है, वही सेम रहने वाला है। तो ये कभी चेंज नहीं होता एंगल। और साथ में हम क्या देख रहे हैं साइन और कॉस की वैल्यू जो है 1 0 0 1 -1 0 0 -1 यही बस रिपीट कर रहा है, इनके अलावा कुछ नहीं आ रहा। और यही वजह है कि साइन के फंक्शन और कॉस के फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्यों, क्योंकि इनमें जो है इनकी वैल्यू साइन एक्स की और कॉस एक्स की वैल्यू रिपीट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 थी और यहाँ पर फिर कितनी आ गई 0 आ गई, फिर यहाँ -1 आ गया किस पर कॉस 180 पर, फिर यहाँ पर अगेन क्या 0 आ गया। देखिए पहले 0 था फिर 0 आया और फिर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर cos 2π करेंगे तो फिर से यहाँ 1 आ जाएगा और जितना बार ऐसे करेंगे तो रिपीट होता जाएगा। सेम उसी तरह साइन में भी देखें, यहाँ साइन पे 0 की वैल्यू 0 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है और यहाँ साइन 180 की वैल्यू 0 है और यहाँ पर साइन 270 यानी साइन 3π/2 पर वैल्यू -1 है और फिर यहाँ पर वैल्यू वही 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है साइन और कॉस दोनों की वैल्यू रिपीट कर रही है, यानी रिपीट भी कैसे एक फिक्स इंटरवल के बाद। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 दोबारा फिर से कहाँ मिलेगा यहीं पर मिलेगा 0 पे 1 और फिर से 2π पे 1, फिर से जितना जितना रिपीट होगा उसी तरह आएगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स जो है कैसे फंक्शन है आपके पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है साइन एक्स और कॉस एक्स की रिपीट होती रहती है। तो इस बात को आपको याद रखनी है। और बाकी तो जैसा कि आपने 10th में 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल पढ़ा था और 0 से 90 डिग्री मतलब क्या, यहाँ से ये 0 ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल आपने 10th में पढ़ा था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और वहाँ का अगर आपको याद हो कि टेबल कैसे बनाया जाता था, एक ट्रिक था तो जैसा कि आपने 10th में ये टेबल सीखा था बनाना कि 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन कॉस टेन डिफरेंट टी रेशियो की डिफरेंट एंगल पर ये वैल्यू होती थी। यानी 0 यहाँ पर हो जाएगा, 30 यहाँ पर कहीं आएगा, 45 कहीं आएगा, 60 कहीं यहाँ आएगा और उसी तरह यहाँ 90 आएगा। यानी जो भी एंगल आपने 10th में सीखा था वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले टी रेशियो के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या 90 के बाद वाली भी वैल्यू अब हम आसानी से इस चीज़ को देख के निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप अब 11th का अगर आप टेबल यहाँ पर देखें तो ये 0 से π/2 तक तो वही सेम है जैसे 10th में था आपका। अब ये पाई की वैल्यू यानी पाई मतलब 180 की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए साइन पाई की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पर भी साइन की वैल्यू 180 पर 0 डिग्री है और कॉस की वैल्यू 180 पे कितनी है -1 है। तो यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इस तरह का फिगर बना करके आप निकाल सकते हैं रफ में। सेम उसी तरह आगे अगर हम बात करें 270 डिग्री यानी 3π/2 पे, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू जो है 3π/2 पे -1 है और यहाँ देख रहे हैं साइन की वैल्यू यहाँ -1 आ रही है और कॉस की वैल्यू 3π/2 पे यहाँ पर देख रहे हैं कितनी 0 आ रही है, ये 0 दिख रहा है। और 2π पे अगर बात करें यानी यहाँ पर इस बार यहाँ रोटेट होके चला गया तो यानी यहाँ पर अगेन यहाँ एंगल सॉरी पॉइंट ए पे चला गया तो यानी यहाँ पर फिर से इस बार एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर यहाँ से पूरा ये रोटेशन किया और दोबारा से अगर ये पहुँच गया तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है और ये एंगल आपको कितना देता है 360 डिग्री। 360 को हम रेडियन में 2π रेडियन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन 2π पर वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, बिल्कुल ये साइन की वैल्यू है तो ये भी तो वही पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे अगर ये एंगल आ रहा है तो ये 0 साइन को ही रिप्रेजेंट करेगा यानी साइन 2π की वैल्यू भी 0 होगी और cos 2π की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। cos
2 पाई की वैल्यू 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप जितना बार रोटेट करें, जितना बार रिवॉल्व करें, आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, लेकिन हाँ ये बात फिक्स है कि जो पॉइंट है ए बी सी या कोई भी पॉइंट, इन पे कहीं पर भी जो भी पॉइंट आ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल आएगा, तो कोऑर्डिनेट तो इनका क्या होगा, फिक्स होगा। बाकी इनकी वैल्यू जो है, रिवॉल्यूशन कितना बार होता है, एंगल चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ये चेंज नहीं होगा। तो यानी साइन की और कॉस की वैल्यू जो है इन्हीं में घूमती रह जाएगी। और हमने पहले भी बात की कि साइन और कॉस क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो वैल्यू वही -1 से 1 के बीच में आएगा। -1 आएगा या 0 आएगा या 1 आएगा, फिर से रोटेट करेगा, -1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, किसकी, कॉस साइन और कॉस दोनों की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल जो बना था, अगर टर्मिनल साइड इसी एक्स एक्सिस पे रहे तो यहाँ पर एंगल आपका कितना बना था, थीटा, या थीटा ए की बात करें तो ये आपका बना था कितना, 0 रेडियन। और अगर मान लीजिए टर्मिनल साइड रोटेट होके ये वाला हो, टर्मिनल साइड ये वाला हो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री को हम रेडियन में अगर लिखें तो ये इसको π/2 रेडियन लिख सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए अब टर्मिनल साइड कौन सा वाला हो, ये वाला हो, ओ एक्स डैश, तो ये कितना टोटल एंगल बन रहेगा। और एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, यहीं से मेजर करेंगे। पता है ना कि अभी हमने बात किया था कि स्टैंडर्ड एंगल वही होता है जिसमें इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और जो रोटेशन हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। तो अब हमारा टर्मिनल साइड ये वाला है ओ एक्स, तो यहाँ से जब एंगल बनाएंगे तो ये पूरा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, स्ट्रेट एंगल है। तो यानी यहाँ पर पॉइंट सी पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, या रेडियन में अगर हम लिखें तो पाई रेडियन लिख सकते हैं। फिर से हम टर्मिनल साइड को रोटेट इधर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और इस बार हम मान रहे हैं कि ये ओ डी पर आ गया है, ये ओ डी या ओ वाई एक्सिस पे आ गया। तो यहाँ पर फिर से 90 डिग्री हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 180 डिग्री में अगर 90 ऐड किया तो यहाँ पर पॉइंट डी पर थीटा डी, ये आपको 270 डिग्री आ जाएगा। और इसी को अगर आप रेडियन में चेंज करें तो ये आपका 3π/2 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, फिर से अब ये टर्मिनल साइड, अब ये रोटेट हो गए, कहाँ पर चला गया, दोबारा से यहीं पर चला गया। यानी क्या हुआ, यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट हुआ, पहले तो इसी एक्स एक्सिस पे था, फिर ये वाई एक्सिस पे ऊपर वाले पे आया, फिर यहाँ पर आया, ये जिससे स्ट्रेट एंगल बना, और फिर यहाँ पर आया, और फिर दोबारा यहीं पर आ गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हम जानते हैं कितना एंगल बनता है यहाँ पर, यानी थीटा ए बराबर यहाँ आपका कितना एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 270 मिला है, अब इसके आगे जो होगा तो 90 ऐड कर देंगे, तो 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 मिलने वाला है। और इसी को अगर आप रेडियन में लिख तो यहाँ ये 2 पाई रेडियन हो गया, यानी इस बार यहाँ पर आ गया टर्मिनल साइड। अगर टर्मिनल साइड फिर से यहीं पर आ जाता, दोबारा से घूम करके यहाँ पर आ जाता आपका टर्मिनल साइड जो है आपका, तो यहाँ तक टर्मिनल साइड आया दोबारा यहीं पर, और फिर से यहाँ पर अगर ये फिर से ओ बी एक्सिस पे चला जाता तो फिर से इस बार एंगल यहाँ पर कितना बनता, तो यहाँ पर इस बार एंगल जो बनता आपका, यानी थीटा बी पर एट पॉइंट बी एंगल थीटा का कितना होता, तो क्या करते हैं, 360 तो यहाँ तक हुआ था, तो इसमें फिर से हम ऐड कितना कर देंगे, 90 ऐड कर देंगे। तो 90 ऐड कर देंगे तो आपको हो जाएगा 450 डिग्री। और 450 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करें तो रेडियन में चेंज करना जानते हैं आप क्या, π/180 डिग्री से हम किसको में मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 डिग्री को। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, एंड 9 5 जा 45 एंड 9 2 जा 18। तो ये आपका यहाँ पर मिला क्या, रेडियन में 5π/2 मिला। ठीक है, टर्मिनल साइड यहाँ गया। और फिर क्या कह रहा है कि, और ये दूसरा रोटेशन चल रहा है, एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पहुंचे, अब फिर से मान लीजिए अब ये टर्मिनल साइड कहाँ पर आ जाए, इस पर आ जाएगी, तो यानी यहाँ पर फिर आ गया ये। तो इस बार एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5π/2 यानी 450 हुआ था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऐड फिर 90 कर देंगे। या आप रेडियन को ही ज़्यादा यूज कीजिए, आप रेडियन को हमको ज़्यादा यूज करना है, तो यहाँ पर 5π/2 दूसरे रोटेशन में आया था, तो दूसरे रोटेशन में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, थीटा सी की वैल्यू, तो हमने क्या किया, 5π/2 प्लस π/2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 516/2 यानी 3 पाई हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह आगे हम लोग जितना भी जोड़ते जाएं आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें मेन चीज यहाँ पर ये निकालना था कि साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है। तो सबसे पहले साइन थीटा में नजर डालें कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो एक तो यहां पर हो रही है, कहां पर, साइन 0 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर साइन की वैल्यू ये जीरो, ये साइन की वैल्यू होती है जो बाद में आती है, 0 डिग्री है। और साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर एंगल कितना था, पाई रेडियन था। ठीक है, यहाँ पर आपका रेडियन कितना था, साइन पाई रेडियन। ठीक है, और फिर आगे जब हमने यहाँ पर देखा कि साइन की वैल्यू जीरो यहाँ तो नहीं है, फिर से यहाँ पर अगर दोबारा घूम के इस पॉइंट पे गए तो यानी क्या, कितना एंगल बना, 360 यानी 2 पाई रेडियन बना, और पॉइंट तो वही रहेगा फिक्स। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 0 डिग्री, यानी साइन 2 पाई पर भी वैल्यू जीरो मिल रही है। अगेन जब फिर से हम रोटेट करेंगे तो ये तो पाई/2, यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 है। अगेन यहाँ पर गए दूसरे रोटेशन में, तो दूसरे रोटेशन में एंगल कितना बन रहा है, 3 पाई, यानी साइन 3 पाई बन रहा है। तो यहाँ से आगे भी अगर हम करते जाएंगे ना, तो साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, इस तरह जितनी वैल्यू आएगी इन सब की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो इन सब से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि साइन थीटा गिव्स जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। पाई मीन्स 80 डिग्री, एन पाई, और वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर होगा तो वो उसको बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जीरो था तो यहाँ पर यानी 0 पाई था, यहाँ पर 1 पाई है, साइन 1 पाई, यहाँ पर साइन 2 पाई, यहाँ साइन 3 पाई, यानी एन पाई के फॉर्म में जहाँ जहाँ पर भी साइन की वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू जीरो देगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ नेक्स्ट इज कॉस थीटा बराबर जीरो कब होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉस जीरो कब कब देता है। तो यहाँ तो 1 दे रहा है, जीरो यहाँ पर था, यानी कि कॉस पाई/2, यानी कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू जीरो है। फिर उसके बाद और कहाँ पर है कॉस जीरो की वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रोटेशन में ये जीरो है और इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 पाई/2 थी, यानी कॉस 3 पाई/2 पे थी। ठीक है, फिर दूसरे रोटेशन में अगर यहाँ पर जाए तो यहाँ पर तो 1 ही मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है। दूसरे का रोटेशन में यहाँ पर जाए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दूसरे रोटेशन में यहाँ एंगल कितना बनता है, 5 पाई/2, यानी कि कॉस 5 पाई/2 पे वैल्यू भी जीरो होगी। और इस तरह अगर ऐड करते जाए तो हम आप नोटिस करेंगे कि यार यहाँ पर 1 पाई/2 है, यहाँ पर 3 पाई/2 है, यहाँ 5 पाई/2 है। तो नोटिस क्या कर रहे हैं यार, ये सारा क्या है, पाई/2 जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी ऑड नंबर से। पाई/2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई/2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई/2 5 के साथ। आगे में जो आएगा वो कॉस 7 पाई/2 आ जाएगा, आगे में जाएगा कॉस 9 पाई/2 आएगा, और इन सब की जो भी वैल्यू होगी, लेकिन ठीक है, जितनी वैल्यू है वो सब की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि कॉस थीटा गिव्स जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई/2 मल्टीपल है किसका, ऑड नंबर का। तो हम जानते हैं ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है, 2n+1। तो ऑड नंबर का, ये ऑड नंबर का फॉर्म हो गया, n की वैल्यू कुछ भी इंटीजर हो सकती है, और ये क्या है, किसका मल्टीपल, पाई/2 का। ये क्या है आपका, ये ऑड फॉर्म है, ऑड नंबर को जनरल फॉर्म है ऑड फॉर्म। ठीक है, तो ऑड फॉर्म का मल्टीपल होगा तो आपकी वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी, आप देख सकते हैं ग्राफ में। तो ये आपको याद रखना है कि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम लोग साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पे काम करेंगे।
तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं विथ सेंटर O, और ये भी यूनिट रेडियस का है, और इसके सेंटर को भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस पर हम लोग क्या दो एक्सिस बना लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है। और ये आपका जहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया इसमें, एक बार ये पॉइंट फिर से अगेन यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, जिसको हमने नाम दे दिया P पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान के चलते हैं A एंड B। बाकी पॉइंट अगर यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पर यहाँ पर बात करें, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसका पॉइंट अगर A लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो अगर ये यूनिट रेडियस का है, ये यूनिट रेडियस का है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करें B की, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको पता है पहले से भी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है। और इस पॉइंट C पर वैल्यू जो है इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस में इधर नेगेटिव साइड आ रहा है तो ये -1 होगा, और y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है। यहाँ पर इस पॉइंट का D और इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका, तो इस बार ये y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या नेगेटिव का 1 हो जाएगा। और जहां तक कि आपको पता है कि अगर टर्मिनल साइड x एक्सिस पे रहे तो एंगल यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। और फिर अगर यहाँ चला जाए तो यहाँ पर वैल्यू π/2 होती है। यहाँ पर वैल्यू एंगल की कितनी होती है, पाई रेडियन होती है। यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है एंगल की, जब टर्मिनल साइड इस पर हो, ये वाली हो, तो 3π/2 होती है। अगर फिर से यहाँ पर चला जाएगा तो ये 2π हो जाएगा। और इस तरह आप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो π/2 सब में ऐड करते रहना। लेकिन हाँ, ये सब जो पॉइंट है सिर्फ एक्सिस पे आने वाले पॉइंट, हमने बीच पे ये सब पॉइंट आने वाली बात अभी नहीं की है, सिर्फ ये एक्सिस पे आने वाले पॉइंट पर बात की। जैसे कि A जो है एक्स एक्सिस पे आ रहा है, B वाई एक्सिस पे आ रहा है, C नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, और D नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, और इस तरह रोटेट होता चलता जाएगा। तो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का मतलब क्या है कि एंगल जो है या किसी भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, वो कैसे। तो अगर मैं इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाऊं और इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा हमारा। और जहां पर ये एक्स एक्सिस पे ये ड्रॉप कर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हमने M दे दिया। तो अगर यहां पर एक आर्क लिया है, हमने आर्क लिया है A एंड P, कुछ इस तरह का आर्क, और हम ये मान के चलें कि इसकी लेंथ जो है वो x यूनिट है, बिल्कुल एकदम पहले की तरह। तो हमको ये पता है कि यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा वो x बनेगा। फॉर्मूला आपको पता है क्या, कि थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और ध्यान रहे ये वाला जो एंगल निकलता है हमेशा रेडियन में निकलेगा इस फॉर्मूले से, डिग्री वाले में ये अप्लाई नहीं करना है। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क की वैल्यू आपकी x हमने ली है, ये x हमने माना है, और r की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, और ये है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर x यूनिट आ चुका है। सॉरी, थीटा की वैल्यू x यूनिट नहीं, x रेडियन। x यूनिट तो आपका आर्क है, ठीक है, ये रेडियन में निकला है। लेकिन क्या हो अगर ये जो टर्मिनल साइड OP इधर है, अगर यही टर्मिनल साइड इस तरफ होता, इधर नीचे की तरफ, यानी रोटेशन जो होता क्लॉकवाइज होता, कुछ इस तरह के। हम मान के चलते हैं यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया Q, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया Q। तो एकदम जस्ट Q जो है एकदम बिल्कुल इसी के यहाँ पर सीध में है यहाँ पर। तो आपको पता है कि जहां पर ये x एक्सिस पर A आ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो भी है जो ये x पर ही आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ कितनी है, A है, तभी ना ये कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेम उसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी इसको यहाँ ड्रॉप करूंगा x एक्सिस पर, तो इसका भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे A ही मिलेगा। और दूसरी चीज y की वैल्यू, तो y की वैल्यू जितनी इधर है उतनी इधर मिलेगी। पहले इसको हम लोग फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ इसका फिगर इस तरह बनेगा, ये हो गया एंगल बन गया यहाँ पर, और यहाँ जो इस बार एंगल बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है। और आप जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इतना ही बनेगा जितना ये इधर रोटेट किया उतना इसने रोटेट किया, तो कितना माइनस का बस x हो जाएगा। रही बात इस कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पर x, यहाँ पर इसकी वैल्यू a है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इस बार यहाँ क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ऊपर में था तो पॉजिटिव का b था, तो नीचे में आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव का b आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में बात करते हैं, इस ट्राइंगल पे OPM में, इन ट्राइंगल OPM राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या, अगर मैं इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालूं या cos x की वैल्यू निकालूं, तो हम जानते हैं cos x की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम साफ तौर पे जा रहे हैं, यहाँ पर एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो ये कितनी है आपकी, ए है ये वैल्यू। तो मैं बेस के जगह पर ए लिखूंगा। और हाइपोटेनियस जैसे जान रहे हैं कि ये हाइपोटेनियस ये वाला है और ये तो एक तरह से रेडियस की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू ए आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अगेन अगर मैं इसी में साइन एक्स की वैल्यू निकालता, तो साइन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कौन सी हो जाएगी, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, और इसकी वैल्यू कितनी, बी थी यहाँ से यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर की जगह बेस बी डालेंगे, सॉरी, और हाइपोटेनियस की जगह 1। तो यहाँ से आपको साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, बी मिल गई। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ये हो गया आपका। अब हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू एम में अगर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पर एंगल तो क्या है, माइनस का है, तो यानी कॉस के साथ माइनस का एंगल रखेंगे। और कॉस के साथ माइनस का एंगल रखेंगे तो इसका भी फॉर्मूला तो वही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो लेकिन इस बार बेस में क्या रखेंगे, तो बेस तो यही है और इसकी वैल्यू यहाँ पर भी क्या है, ये वाली बेस है, ये वैल्यू, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हो गया क्या, ए हो गया। और नीचे में हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है, ये हाइपोटेनियस यही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होती है, तो ये वैल्यू कितनी, 1 ही होगी। तो आ गया ये 1 आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई, ए आई। तो यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो था आपका कॉस ऑफ माइनस एक्स, और ये जो वैल्यू ए आई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको कॉस एक्स के बराबर ही लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉस एक्स कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और इसी में अगर साइन की वैल्यू में निकालता कि साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालता, तो यहाँ पर क्या होता, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है इसका फॉर्मूला। और परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सी वैल्यू है, परपेंडिकुलर ये वाली है, ये वाली। अगर ये बेस है तो ये वाली परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस में नेगेटिव तरफ जा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस की बी है। तो यानी मैं पी के जगह पर कितना रख दूंगा, माइनस का बी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस की बी। अब मैं इसी को क्या लिख सकता हूं कि ये साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस के जगह पर मैंने माइनस रख दिया, और बी की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, साइन एक्स। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इन दो चीजों से हमको क्या पता चला, एक तो ये और एक कॉस वाला आपका यह वाला है, तो ये वैल्यू आपकी। ठीक है, इन दोनों में आपने नोटिस क्या किया कि यार कॉस के अंदर अगर हम नेगेटिव का एंगल भी डालते हैं तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस एक्स के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पर कॉस माइनस 60 डिग्री रखता, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती, कॉस 60 के डिग्री के बराबर होती, क्योंकि ये देख रहे हैं आप लोग जो माइनस होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा यहाँ पर साइन वाले में हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ माइनस एक्स होता था तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, प्रूफ करके हमने देख लिया। तो यह जैसे कि एग्जाम्पल में हम इसको देख सकते हैं, अगर यहाँ पर साइन माइनस 60 डिग्री होता तो हम इसको क्या लिखना पड़ता, हमको माइनस साइन 60 डिग्री ऐसे लिखना पड़ता। और साइन और कॉस का निकल गया है तो अब हम टेन का भी निकाल सकते हैं। किसका, टेन ऑफ, पहले तो टेन हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल में निकाल देते हैं क्योंकि इसमें भी नहीं निकाला था। तो हम मान के चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं, ऊपर वाले से, OMP। तो फ्रॉम ट्रायंगल OMP से अगर हम 10x की वैल्यू निकालें तो 10x बराबर क्या होता है आपका, P अपॉन बी। तो P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, तो ये वाला था हमारा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा था, ये वाला था ऊपर वाले ट्रायंगल में B, तो मैंने यहाँ पर B लिख दिया। और नीचे में बेस कितना है, ये A है, तो ये A हो गया। तो यहाँ से 10x की वैल्यू जो है आपकी आई है B अपॉन A। इसको इक्वेशन थर्ड बना दिया। और अगर मैं अब यही 10 में नीचे वाले ट्रायंगल से निकालूं कि इन ट्रायंगल
ओ एम क्यू, ओ एम क्यू। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, टेन ऑफ माइनस एक्स। तो टेन ऑफ माइनस एक्स के निकालेंगे तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग करेंगे, और यहाँ पर भी फॉर्मूला तो वही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बार परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए माइनस बी, तो यहाँ पर मैं माइनस बी लिख दूंगा। और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, बेस की ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये टेन एक्स और ये, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि टेन ऑफ माइनस एक्स, यानी माइनस को एंगल का, वो किसके बराबर है, तो ये माइनस मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। और b अपॉन ए को मैं इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स लिख सकता हूँ। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये एक तीसरा हमको रिलेशन मिला। इन तीन रिलेशन से हमें क्या देखने को मिला कि भाई कॉस में जो माइनस का एंगल होता है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही रह जाता है, कॉस एक्स के जैसा रह जाता है, यानी पॉजिटिव ही रहता है। और साइन में लेकिन माइनस एक्स करते हैं तो पूरे साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आती है। और सेम वही चीज साइन की जैसा टेन में भी हो रहा है कि टेन में अगर माइनस का अगर हमने डाला है तो इसकी फाइनल वैल्यू माइनस का टेन एक्स के साथ निकलती है। और ध्यान रहे कि साइन और टेन का जो फंक्शन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे में नोट में, अब निकाल लिखना कि नोट में कि जो आपका साइन एंड टेन का जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन आपको कहलाता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, वैसा फंक्शन जिसमें अगर नेगेटिव का भी अगर वैल्यू हमने डाला है इनपुट और वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही cos x के जैसे निकलता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जिसमें माइनस का एंगल डाला और वो माइनस का बाहर आ रहा है इन दोनों में, साइन और टेन में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो साइन और टेन आपका ऑड फंक्शन हो गया। और दूसरा जो बचा cos x, कि जिसमें कि माइनस का नेगेटिव डालने पर भी क्या हुआ, ये पॉजिटिव के तरह ही ये काम करेगा। तो ये cos x भी कैसा फंक्शन हो जाता है आपका, ये आपका इवन फंक्शन हो जाता है। तो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन आपको अगर समझ में आ गई है कि वैसे फंक्शन जिसमें नेगेटिव की वैल्यू रखने पर वो पॉजिटिव ही निकलता है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इवन फंक्शन। और जिसमें साइन और टेन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव डाला तो पूरी वैल्यू नेगेटिव के साथ निकल रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। और सिर्फ इन्हीं तीनों की बात नहीं, जैसे कि cos x अगर इवन फंक्शन है तो sec भी क्या होगा इसका, sec x भी इवन फंक्शन ही होगा। और sin x और tan x अगर ऑड है तो sin का जो अपोजिट cosec होता है, ये भी आपका ऑड फंक्शन में आएगा। और tan का जो उल्टा cot होता है वो भी ऑड फंक्शन में आएगा। तो ये दो बातें याद रखनी है। तो ये लोग साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में हम डिफरेंट जो टी रेशियोज हैं, लाइक sin x, cos x, tan x, इन सब की वैल्यू जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, मतलब हमको साइन चेक करना है, साइन कन्वेंशन पर बात करनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई टी रेशियो होगा तो उसकी जो साइन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। सेकंड में सेम उसी तरह की उन टी रेशियो का साइन किनका पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब क्या, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ पर कोई भी आए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो उनकी वैल्यू चेक करते हैं। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे पहले हम लोग साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और हाइपोटेनियस आपका 1 हो जाएगा। तो यानी ये b की वैल्यू, और आप साफ तौर पे देख रहे हैं यहाँ b क्या है, ये ऊपर में जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव है, तो यानी ग्रेटर देन 0 है। फिर अगर cos x की वैल्यू निकालें आप, तो cos x की वैल्यू क्या होती है, b बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a है, तो ये a अपॉन 1 हो जाएगा, जो कि a के बराबर होगा। और यहाँ पर a आप देख सकते हैं कि ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है a भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। फिर tan की बात करें तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, b है, ठीक है, और नीचे बेस जो है ये क्या है आपका a है, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव ही निकलेगी, ग्रेटर देन 0। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन अगर पॉजिटिव है तो इनका जो उल्टा होगा यानी cosec x वो भी पॉजिटिव होगा,
सेक का जो अपोजिट है वो कॉस का जो अपोजिट है सेक एक्स, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी देख लो ना, पलट जाएगा ये, तो 1/a हो जाएगा। तो 1/a भले हो जाए लेकिन साइन तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। सेम उसी तरह tan x का जो अपोजिट है वो cot x है, और cot x की वैल्यू क्या, a/b हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि a और b दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यानी पॉजिटिव होगा। तो यानी यहाँ से यह पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी टी रेशियो रहेगा वो सभी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ऑल टी रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि 0 से लेकर के 90 डिग्री के एंगल के बीच में, यानी क्या, इसके बीच में जो भी एंगल मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस एंगल की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 90 डिग्री और माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा, या इसको हम लोग रेडियन में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, π/2 अपॉन माइनस की थीटा। तो और ये जो थीटा यहाँ पर है ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। ये क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी हो, वैसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री में कोई सा भी एक्यूट एंगल घटाएंगे तो वो कहाँ, 0 से लेकर के कहाँ तक, 90 के बीच में रहेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर 90 में अगर सबसे जो आगे है, अगर मान लो एक एक्यूट एंगल में 89 अगर घटा तो 89 डिग्री क्या एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो कितना आ गया, 1 डिग्री। और 1 डिग्री कहाँ आएगा आपका, इसी क्वाड्रेंट में, यहाँ पर 0 है, 0 के आगे यहाँ पर 1 मिल जाएगा। या 90 डिग्री में अगर मैं 60 डिग्री माइनस कर दूं तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। ये एक्यूट एंगल है, तो ये जो मिला 30 डिग्री, ये किसके बीच में, यही 0 से 90 के बीच में कहीं पर आएगा। तो यहाँ से हमको यह पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी टी रेशियो आता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में उसी तरह चेक करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि इस बार जो हम लोग जो भी टी रेशियो है उनका एंगल कैसे लेंगे। तो आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ कहाँ से लेकर के, 90 से लेकर के यहाँ 180 तक है। इसके बीच में जो भी एंगल आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री अब प्लस थीटा डिग्री, और सेम वही थीटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। 90 डिग्री प्लस थीटा लिखिए, या रेडियन में अगर लिखना है तो π/2 प्लस थीटा लिखिए। तो अगर 90 डिग्री में कोई भी अगर एंगल ऐड करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 डिग्री में 10 डिग्री जोड़ दिए यानी 100 डिग्री इसमें आएगा। 90 डिग्री में 50 डिग्री ऐड कर दीजिए यानी 140 डिग्री, 140 भी इसी के बीच में आएगा। तो यानी 90 डिग्री में अगर कोई एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो वो किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप बाकी टी रेशियोज की वैल्यू निकालें, साइन एक्स, कॉस एक्स और क्या है, टेन एक्स। और फिलहाल ये जो साइन एक्स, कॉस एक्स, ये टेन एक्स है, इस बार ये जो टर्मिनल साइड है किस बार में आ गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब इसमें कहीं पर आ गया होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी एंगल जो है ये क्या है, अब 90 प्लस थीटा के फॉर्म में होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 और यहाँ से जो ऐसे एंगल आया, या थीटा एक्चुअली सॉरी यहाँ पर x लिखिए क्योंकि हमने यहाँ x माना, तो यहाँ पर 90 प्लस x बोले या थीटा बोले, वैसे फार्मूले में हर टाइम हम थीटा यूज करते हैं, तो जो बोलना बोलिए। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे आगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको नहीं भी लिखना है तो उसको हटा दें इसको इसे, ठीक है। हम मेनली हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, और जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि सिर्फ हम एक्यूट एंगल में ट्रायंगल को नहीं, अब हम लोग किस में, एक्यूट एंगल यानी 90 से बड़े वाले को भी डिफाइन कर सकते हो। देखिए यहाँ 90 से बड़ा एंगल आ रहा है तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस 90 प्लस थीटा, सेम उसी तरह आप क्या टेन का निकाल सकते हैं, टेन 90 प्लस थीटा, या पाई के भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको आप। तो पहले साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, तो 90 माइनस थीटा फॉर्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, तो अगर मान लीजिए ये टर्मिनल साइड यहाँ पर आ गया तो ये मान के चल रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पर साइन कौन है परपेंडिकुलर, ये वाला है, साइन थीटा ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर की, बी और हाइपोटेनियस 1। तो ये हो गया कितना वैल्यू,
पॉजिटिव बी, और ये ऊपर में ही जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 0 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा। cos 90 की वैल्यू निकालिए, तो cos 90 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस यानी जो भी एंगल यहाँ ट्रायंगल बनेगा, तो फिलहाल अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ए ही आएगी। और यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो ए की वैल्यू है ये किस तरफ आ रही है, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, यानी माइनस ए मिलेगा हमको यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमको ये माइनस का ए मिल रहा है हमको ये, तो यानी यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, माइनस ए, और ये भी माइनस है, और ये क्या है, नेगेटिव देन 0। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है बट कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। टेन की वैल्यू चेक करते हैं, तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इसकी, तो टेन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, अपॉन ये वाला, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये बी, ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यानी पर बी हो जाएगा। और जबकि बेस जो है इसका इस बार ऐसे था तो इस बार ये इधर आएगा, तो यानी माइनस का ए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का ए आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में आ गई, यानी कि लेस देन 0, यानी क्या पता चला, टेन थीटा का टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है। तो अब यहाँ से अगर साइन पॉजिटिव होता है तो कॉसेक भी क्या होगा, कॉसेक थीटा भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। कॉस थीटा नेगेटिव है तो ये भी सेक थीटा भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। और अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो इसका कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आप इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि ये वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ पर ये जो टर्मिनल साइड यहाँ पर था, फिर दूसरे में सेकंड में आया, अब इस बार मान के चलते हैं ये थर्ड में आ गया यहाँ पर। ठीक है, वही पॉइंट P, और कोऑर्डिनेट इस बार देखिए क्या होगा, तो इस बार ये जो A एंड B आएगा, A x की वैल्यू है तो देख रहे हैं कि x की वैल्यू ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये A हो गया, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यानी यहाँ पर A नेगेटिव में आएगा। और सेम यहाँ B की वैल्यू अगर यहाँ पर प्लॉट करें हम लोग तो ये भी देख रहे हैं y एक्सिस के नेगेटिव तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का B होगा। अब हम वैल्यू निकालते हैं सबकी, तो साइन, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आ रहा है मान के चलते हैं थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो भाई हमें पता ही है कौन सा, अगर ये 90 डिग्री है और एंगल आप कौन सा ले रहे हैं, यहाँ का एंगल ले रहे हैं, तो ये आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। तो ये कितना है, माइनस बी है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 है, ये हाइपोटेनियस 1 है, तो कितना वैल्यू आया, माइनस का बी, जो कि लेस देन 0 है। यानी ये पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। सेम उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या हो जाएगा इस बार, ये यहाँ से यहाँ तक, जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ए, तो ये माइनस ए, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 है, और यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है इसकी वैल्यू माइनस ए आएगी, जो कि नेगेटिव है, यानी 0 से छोटी है। ये भी पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। एक साइन का पता चल गया, एक कॉस का पता चल गया, लास्ट बचा आपका क्या, टेन का। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है आपकी, परपेंडिकुलर आपका ये है तो ये भी नेगेटिव में है, माइनस बी, और बेस भी जो है आपका माइनस ए है, तो ये कटा, तो ये पॉजिटिव का बी अपॉन ए निकला क्या, जो कि ग्रेटर देन 0, यानी क्या, टेन थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ऑब्वियस सी बात है कॉसेक थीटा भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, कॉसेक थीटा अगर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेन थीटा अगर किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट का निकाल दिया। ना इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये वाला हो गया, और इस बार टर्मिनल साइड जो है इस क्वाड्रेंट में है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, और यहाँ से जैसे इसको हमने सेंटर से ऐसे मिलाया और यहाँ पर ऐसे किया, तो ये जो है, अब यहाँ से इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव तरफ ही आ रहा है एक्स की वैल्यू, तो ये ए प्लस का हो जाएगा, और बी की वैल्यू यहाँ पर अगर हम ड्रॉप करें, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप करें तो ये बी किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है,
तो आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 90 डिग्री आपका है ही। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा और ये क्या है आपका टेन थीटा। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा इसमें, ये वाला बी वाला, तो जिसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी, और अपॉन हाइपोटेनियस 1, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी, जो कि लेस देन 0 है। यानी साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉस क्यों चेक करते हैं, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है कितनी है, ए है, तो ये ए पॉजिटिव का और नीचे हाइपोटेनियस 1, तो इसकी वैल्यू ए आई और ये ग्रेटर देन 0, यानी कॉस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और टेन थीटा की वैल्यू कर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो माइनस बी है और हाइपोटेनियस बी की वैल्यू जो है बेस ए है, और ये साफ तौर पे दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है हमको, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो साइन थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो इसका अपोजिट जो है कॉसेक थीटा, ये भी नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो इसका अपोजिट जो है वो कॉट थीटा, वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये आ गया। अब क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ये वाला जो है 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जितने भी टी रेशियोज आए थे यानी 6 टी रेशियो ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या नोटिस किया कि इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो उसका अपोजिट था बस वही पॉजिटिव था, बाकी इसके अलावा सारे नेगेटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि इसमें टेन थीटा, बस ये टेन थीटा वाला ही पॉजिटिव था, टेन थीटा पॉजिटिव था और कॉट थीटा पॉजिटिव था, और बाकी सारे नेगेटिव आए थे, देख सकते हैं 4 बाकी नेगेटिव आए थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा यही पॉजिटिव आए और बाकी सारे नेगेटिव आए। भाई देखिए यही वाला पॉजिटिव है, ये दोनों कॉस और सेक, और बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, अब लेकिन क्या हम चारों क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा, बार बार हम इतना लंबा चौड़ा तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है याद करने का। तो हम उसको ऐसे यूज करते हैं कि ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, 10th क्लास, तो यानी ऑल मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सबसे पहले जो वर्ड आया है, और इसमें सभी क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब यहाँ S4 क्या साइन, और ये क्या है सेकेंड, ये जो दूसरा वर्ड है ये सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर साइन वाला पॉजिटिव होगा, और साइन वाला पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिट भी पॉजिटिव ही होगा, यानी कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ऑफ का मतलब कुछ नहीं, यहाँ टेन मतलब कि टेन थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और इसमें क्या टेन थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। और लास्ट में जो बचा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर C4 कॉस लेते हैं, तो यानी कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी जो है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऐसे याद कर सकते हैं, तो आपको सारा जो है साइन का कन्वेंशन कभी मिस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा पे टी रेशियो की वैल्यू निकालना सीखेंगे। टी रेशियो मीन्स का साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो इस तरह की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम एक सर्कल का एग्जांपल लेते हैं कि सर्कल है विद सेंटर O और इसकी रेडियस जो है वो यूनिट रेडियस है, और इसमें सेंटर को ओरिजिन की तरह ले रहे हैं, यहाँ से एक एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट का नाम A डालूं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो हम जान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की इसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट रेडियस है, यानी 1 यूनिट है। और हम सरकमफ्रेंस पे कहीं पर ये पॉइंट ले ले, मान लेते हैं कि यहाँ P पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं A एंड B। ठीक है, तो अगर इसको हम सेंटर से मिलाएं तो कुछ इस तरह का होगा, और फिर ये एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसका टर्मिनल साइड OP हो गया, तो यहाँ पर एंगल मान के चल रहे हैं थीटा बन रहा है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट जो A का तो पहले नहीं निकाला हमने, ये क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 0 हो जाएगा। और
ए बी अगर कोऑर्डिनेट आपने यहाँ तक लिया है, इस पॉइंट का नाम अगर एम है, तो ओ से लेकर के एम तक की वैल्यू क्या ए होगी आपकी, और पी से लेकर के एम तक की वैल्यू बी होगी। और जहाँ तक ये हाइपोटेनियस देख रहे हैं तो एक तरह से ये रेडियस है जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है। और अगर एक और पॉइंट इस पे लिया जाता है यहाँ पर कुछ, और फिर उसे भी सेंटर से मिला दिया जाता और उसको भी एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया जाता परपेंडिकुलरली, तो कुछ फिगर इस तरह का बनता आपका। ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हमने क्यू डाल दिया, और यहाँ पर जो नाम है परपेंडिकुलर जो यहाँ पर है इसका वैल्यू हमने एन यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हम ये मान के चल रहे हैं अब इसका एंगल कितना होगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना ये वाला ओपी जो टर्मिनल साइड था एक्स एक्सिस से जितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट किया था, उतना ही इस ओ क्यू टर्मिनल साइड ने अपना इनिशियल साइड इसको ये वाला माना, ओ बी मान लेते हैं इसको, या ओ वाई मान लेते हैं, वाई एक्सिस को इनिशियल साइड माना, तो इधर से ओ क्यू जो टर्मिनल साइड है इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, और उतना ही हुआ है जितना इसका क्लॉकवाइज में, सॉरी ये क्लॉकवाइज में हुआ है उतना ही जितना कि इसका एंटी क्लॉकवाइज में हुआ था। लेकिन हाँ, इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस थीटा में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। तो अगर ये माइनस थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज में इस टर्मिनल साइड की, तो ये वैल्यू क्या 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 है, उसमें से एक थीटा घटा देंगे तो यहाँ से 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल पे बात करते हैं। इन ट्रायंगल आपका ओ एम पी एंड ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ओ एन क्यू, और इन दोनों ट्रायंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में बराबर वाली चीज क्या है, तो सबसे पहले तो 90 डिग्री दिख रहा है कि ओ एम पी में एंगल ओ एम पी दूसरे वाले ट्रायंगल ओ एन क्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है। फिर दूसरा चीज क्या बराबर है, तो यहां पर देख रहे हैं ओ एम पी वाले ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनियस है और ओ क्यू एन में ये दोनों हाइपोटेनियस जो है रेडियस है दोनों, तो दोनों ही इक्वल होगा, यानी कौन सा साइड ओ पी इक्वल टू ओ क्यू दूसरे वाले ट्रायंगल का, और ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, जो कि हमने यूनिट रेडियस का लिया हुआ है। तो एक एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, तीसरा हमको बचा हुआ है, तो तीसरा क्या बराबर करेंगे। अगर तीसरा बराबर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है तो यहाँ पर अब अलग से ट्रायंगल हम बना सकते हैं कि यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल सेम उसी तरह ले लिया दोनों ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल ये हो गया आपका, सॉरी, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हम P डाल देते हैं, यहाँ पर M डाल देते हैं जैसा कि हमारा सर्कल के अंदर बना हुआ, और यहाँ पर O है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और ये आपका कितना था, थीटा था एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा वाला भी ट्रायंगल कुछ इसी तरह का है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, n है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर इसकी वैल्यू O है, और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है इसका टोटल कितना, ओ एन से ये हमने निकाला तो कितना 90 माइनस थीटा बन रहा है। अच्छा, अगर ये 90 माइनस थीटा बन रहा है और ये 90 है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ये पता है 90, ये 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू थीटा के बराबर होगी, और ये पॉइंट का नाम क्या है, क्यू है। कैसे होगा, तो 180 डिग्री ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, और इसमें से माइनस कैसे कर देंगे हम लोग, किसको, इस 90 और इसको सम को, यानी ये 90 और प्लस इसको 90 माइनस थीटा को। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, तो बाहर में निकलेगा तो कितना 180 डिग्री, और ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का थीटा बाहर निकलेगा, तो ये और ये कटा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू थीटा आ गई। तो देखिए आपको तीसरा चीज भी इक्वल बराबर पता चलेगा कि भाई OPM में, यानी OPM में ये वाला जो एंगल है, एंगल POM, ये थीटा के बराबर है, और दूसरे वाले ट्रायंगल में थीटा के बराबर कौन है, OQN, तो एंगल OQN, और ये दोनों ही थीटा के बराबर है। आपका तीन चीजें बराबर हो गई, तो यहां से पता चल गया कि हेंस ट्रायंगल OMP इक्वल टू ट्रायंगल
ONQ, ये आपको पता चल गया है। अब यार हम ये कॉन्ग्रुएंस करने के बाद इसका यूज किस में करेंगे, तो हम इसका यूज इसमें करेंगे। तो पहले तो क्या करते हैं, इनका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट जो जो बराबर है उनको निकाल लेते हैं। तो वो निकालने का तरीका क्या है कि जैसे कि यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं, इनका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट अगर मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता, पहले तो जो पहला वाला ट्रायंगल है जैसे है उसको वैसे ही बना दूंगा, ठीक है, जैसे है वैसे मैंने बना दिया इस ट्रायंगल को, पहले वाले ट्रायंगल को। यहाँ पर P है, ठीक है, यहाँ पर M है। ये मेथड उस बच्चों के लिए है जिन्हें क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट निकालने में टेंशन होती है, ठीक है। यहाँ पर थीटा हो गया। अब दूसरा वाला ये जो ट्रायंगल है इसे भी इसी तरह बनाएं, बस नाम जो है कैसे डालेंगे अभी हम बात करते हैं उस पर। ये आपका सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसका नाम अब देखिए यहाँ पर जो कौन सा एंगल, ये थीटा वाला है, तो थीटा वाला एंगल इसका कहाँ पर आ रहा है, Q पॉइंट पे आ रहा है। तो यानी जहाँ पर इसका O है यहाँ पर इसका Q होगा और ये एंगल आपका थीटा के बराबर होगा। दूसरा चीज इक्वल क्या था, ये 90 डिग्री वाला पार्ट इक्वल था पहले से था, तो 90 डिग्री वाला पार्ट इसका M पे आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल का 90 वाला पार्ट कहाँ N पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा। और बाकी जो बचा यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, QN हो चुका है, तो इसमें कौन सा बचा है, O वाला बचा है, तो यहाँ पर O हो जाएगा। तो अब हम प्रॉपर वे में देख सकते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन सा किसके बराबर है। ये 1 है तो ये भी 1 है। PM जो है ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये वाली जो साइड होगी CPCT से इसके बराबर होगी, ठीक है। ये सारी बातें पता चल गई और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब इसका यूज हम लोग इसमें आगे कैसे करेंगे, तो यहां से हमने क्या निकाला, देयरफॉर क्या क्या चीजें बराबर आ गई हमारे पास बराबर आ गई क्या, सबसे पहले तो Q है इस ट्रायंगल का OM किसके बराबर है, इसके QN के बराबर है, QN के बराबर है, ठीक है। बस ये इतना लंबा नहीं है, बस ये प्रूव करने के लिए इतना किया जा रहा है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए है CPCT से। और OM की वैल्यू तो आपको पता है ऑलरेडी पहले से, OM की वैल्यू O से M तक की वैल्यू कितनी थी, A थी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, A आ गई। और फिर दूसरा इक्वल चीज क्या पता चला, तो इसका PM जो है इसके ON के बराबर है, PM दूसरे वाले ट्रायंगल के ON के बराबर है। और PM की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी है, PM कहाँ है आपका, ये रहा, PM की वैल्यू B है, ठीक है। तो यानी क्या समझ में, अगर ये सारी बातें अगर यहाँ निकल चुकी है तो क्या अब हम Q का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब Q का कोऑर्डिनेट जो होगा तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये x एक्सिस वाली वैल्यू है, जिसका नाम अगर हम इसके अकॉर्डिंग डालें तो ये ON हो जाएगा। चलो पहले हम लोग साइड के हिसाब से, ये ON x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, QN हो जाएगी, ये QN है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें तो Q का कोऑर्डिनेट, तो ON की वैल्यू कितनी आई है, B आई है, तो B यहाँ पर आ जाएगा। और जो इसकी वैल्यू है OM, क्योंकि बाद में OM या QN आया है, तो QN की वैल्यू कितनी है, A है, तो यानी Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये पता चल गया। अब ये पता चलने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि अगर इन ट्रायंगल पहले वाले में बात करते OMP में बात करते, तो यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा था आपका, ये वाला था, परपेंडिकुलर यानी B हो गया, और हाइपोटेनियस की वैल्यू तो 1 है यानी ये B के बराबर हो गया, ठीक है। और cos थीटा की अगर वैल्यू निकालते आप तो इसके होते क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा OM, ठीक है। और OM की वैल्यू कितनी है, A के बराबर है, और अपॉन हाइपोटेनियस 1 के बराबर, यानी A के बराबर आ गई। ये तो आपने फर्स्ट ट्रायंगल से निकाला। और यही काम अगर आप सेकंड ट्रायंगल से करते, इन ट्रायंगल ONQ में अगर आप करते तो यहां से अगर आपको किसकी वैल्यू निकलेगी, तो सबसे पहले तो यहाँ ONQ में ये वाला एंगल आपका कितना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज में यहां से यहां तक कितना है, 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा, और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले यानी OQN ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, A आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पर
ए, और हाइपोटेनियस की जगह पर क्या डालेंगे, तो हाइपोटेनियस तो हर हालत में क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी 1 यानी बराबर कितना आया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू यहां पर किसकी है, देखें तो इस इक्वेशन में कॉस के बराबर है क्या, तो इस ए के बदले मैं यहां पर कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए आपका फॉर्मूला बन चुका है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली आप अगर सेम यही चीज कॉस की वैल्यू निकालते ओ एन क्यू में, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा वही क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 90 माइनस थीटा किस ट्रायंगल में लिया हमने, ओ क्यू एन के लिए लिया है। तो यहां पर जो बेस हो जाएगा, अब बेस कौन सा हो जाएगा, आपने एंगल ये वाला लिया है और राइट एंगल यही है, तो बेस कौन सा हो जाएगा, यही वाला हिस्सा, और ये इसकी वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ओ एन, और ओ एन की वैल्यू कितनी है, बी है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, बेस की जगह पर बी ही हो जाएगा और हाइपोटेनियस की जगह पर 1 हो जाएगा। और अगर और यहां पर अगर आप फाइनली वैल्यू निकाल लें, ये क्या निकाल रहे थे आप, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको मैंने यहां लिख दिया, और ये जो b है इक्वेशन यहां से ये किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यानी यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, टेन की निकालते हैं। ठीक है, यहाँ वैसे टेन का नहीं निकाला था फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर इस बार मैं निकाल देता हूँ कि यहाँ पर अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालते तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस वाले पहले वाले ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, ये वाला है यानी बी है, तो बी, और अपॉन ये बेस कितना है आपका, ए है, तो बी अपॉन ए आ गया। और हम दूसरे वाले ट्रायंगल में यानी ओ क्यू एन में यहाँ पर अगर हम टेन की वैल्यू निकालते, और वो भी क्या, तो टेन की वैल्यू निकालते तो दूसरे वाले ट्रायंगल का ये कितना एंगल यहाँ पर बन रहा है, 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू यानी क्यू एन, और क्यू एन की वैल्यू कितनी आई है, ए आई है। तो यानी परपेंडिकुलर की जगह पर ए आ जाएगा, और बेस, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, यहां से यहां तक ये वैल्यू किसकी है, एक्स एक्सिस की वैल्यू है, और एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी, ओ एन है, और ओ एन की वैल्यू कितनी आई है, बी आई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ए अपॉन बी हो जाएगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि यार कि यहां पर टेन थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए आ रही थी, ठीक है, और यहां पर वैल्यू कितनी है, ए अपॉन बी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि टेन 90 माइनस थीटा, और यहां अगर सभी टी रेशियोज की वैल्यू 90 माइनस थीटा पे हमने क्या क्या निकाला कि सबसे पहला जो था आपका साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, कॉस थीटा के बराबर आई थी। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि कॉस 90 माइनस थीटा, इस पर वैल्यू आपकी कितनी आई, साइन थीटा की वैल्यू आई। और थर्ड आपने क्या देखा कि टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू वो किसके बराबर आ गई आपकी, कॉट थीटा के बराबर आ गई। और फोर्थ अगर आपने और आगे आप निकालेंगे तो कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, सेक थीटा। इसको आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं, बाकी तीन तो हमने प्रूव करके देख ही लिया है। बाकी आगे ये सेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू जो होगी आपकी कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये जो सिक्स्थ पार्ट है आपका यहाँ पर बनेगा क्या, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा। मतलब अगर हम एग्जांपल अगर लेकर इसको समझें कि जैसे कि अगर आपको मान लीजिए साइन 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री दिया हुआ, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस 15 डिग्री। बोला गया ना कि साइन 90 में जितना भी एंगल खत्म हुए हो तो वो कॉस में चेंज हो जाता है, और ये एंगल जितना है वहीं पर लग जाता है। सेम बाकी में भी ये, अगर मान लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री होता आपका, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, साइन 70 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग इसको।
सेम उसी तरह बाकी में भी मान लीजिए अगर आपके पास सेक होता और सेक में आपके पास होता 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये भी वैल्यू आपकी कितनी के बराबर हो जाती है आपकी, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, तो ये आपका हो जाता है कॉसेक 40 डिग्री। तो ये आपने बाकी इस तरह आप भी निकाल सकते हैं। तो ये आपने एक रेशियो इसको पढ़ा। तो इसको याद अब कैसे रखना है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो सारा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर भी वैल्यू आए, इस पॉइंट पे आए या इस पॉइंट पे आए या इस किसी भी पॉइंट में, 0 से 90 के बीच में कोई भी पॉइंट है। और साफ तौर पे यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर थीटा जो है याद रखना है ये एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। और ये एक्यूट एंगल है, तो 90 डिग्री में अगर एक्यूट एंगल घटाएंगे, जितना भी घटाएंगे एक्यूट एंगल, तो हमेशा रहेगा किस में, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट पर अगर आप देख ले, यहाँ पर भी तो ये एक्स की पॉजिटिव तरफ वैल्यू जा रही है और वाई की भी पॉजिटिव तरफ, कोई भी पॉइंट लें तो एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव तरफ आएगा और वाई एक्सिस पर भी ये पॉजिटिव। यहाँ पर भी देख लो इस पॉइंट का भी वैल्यू ये कहाँ आ रहा है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक्स में भी ये कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी एक्स और वाई कहें यानी ए या बी कहें, या ए और बी को हमने पहले ही पढ़ा था, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा को, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव हैं। जब तो दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो इनका इनवर्स इनका जो अपोजिट है सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। फिर इनसे इन दोनों से मिलकर जो टेन थीटा बनता है, जिसका फॉर्मूला